फर्स्ट प्रिंस बॉल की एस्टेट में सभी भाई बहन इकट्ठा थे। वहीं बॉल द्वारा आयोजित टी पार्टी शुरू हुई। जेफर चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। सभी लोग खाते पीते हुए अपनी अपनी जगह बैठे थे। विक्टर भी बिना कुछ बोले आराम से खा रहा था, जबकि अनस्तासिया सबसे घुल मिलकर बातें कर रही थी। कैटलीन भी बड़ी आसानी से बातचीत में शामिल हो गई। नाइट सागा में टी पार्टी का मतलब सिर्फ चाय पीना नहीं होता था। असली मकसद था सोशलाइजिंग। लेकिन उस मीठे माहौल के पीछे कई छिपे हुए खतरे भी होते थे। यहीं लोग एक दूसरे से जानकारी हासिल करते थे, नए टैलेंट को पहचानकर अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे, अपनी रेपुटेशन बनाए रखते थे, और यहां तक कि अलग अलग तरह के मीडिया प्लेस भी खेलते थे। यानी एक टी पार्टी का इस्तेमाल अनगिनत मकसदों के लिए किया जा सकता था। ज्यादातर बातचीत 4 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही थी: बॉल, अनस्तासिया, फेलिशिया और केटलिन। वहीं दूसरी तरफ विक्टर पूरे समय लगातार शुत्रा को घूरे जा रहा था, जैसे बस किसी कानूनी वजह का इंतजार कर रहा हो ताकि उसे मुक्का मार सके। डेमन किंग कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसके बच्चों के बीच हमेशा राइवलरी और एक दूसरे पर नियंत्रण का रिश्ता बना रहता था। लेकिन कम से कम जेफर के आने से पहले तक कोई भी खुलकर एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं करता था। फिर जेफर ने उस पूरे माहौल को बदल कर रख दिया, क्योंकि भविष्य में आने वाला मैसेकर डे सब कुछ बदल देने वाला था। उस दिन बॉल भी उसकी चपेट में आने वाला था। डेमन किंग के सभी बच्चे उस दिन एकजुट होने में नाकाम रहेंगे, और आखिर में उन सबकी मौत जेफर रैग्नारॉस के हाथों होगी। तभी किसी ने शुत्रा को आवाज देकर कुछ देखने के लिए बुलाया। वो कराक था। वो उसे अपना नया इक्विपमेंट दिखाना चाहता था। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? मुझ पर सूट कर रहा है ना? अमीडा ने उसे देखते हुए कहा, थोड़ा रफ और ब्रूटिश लग रहा है, लेकिन इसी वजह से यह बेहद मजबूत भी है। शुत्रा ने भी उसे हाथ में लेकर देखने की इच्छा जताई। उसने शील्ड को ध्यान से पकड़ा, उसे परखा और कहा, काफी सॉलिड महसूस हो रही है। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया। उसकी स्ट्रेंथ, मेंटल पावर और एंड्योरेंस तीनों में 5 to 5 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो गई। इसके अलावा शुत्रा ने इक्विपमेंट की एम्बेडेड स्किल कंबाइन भी सीख ली। उसने अमीडा से पूछा कि आखिर है क्या। अमीडा समझ गया कि शुत्रा ने कुछ नोटिस कर लिया है। उसने बताया कि इक्विपमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी हैं। कराकी ये सुनकर काफी उत्सुक हो गया। अमीडा ने कहा, यह एक खास गिमिक है जो तुम्हारे आर्मर के साथ भी फिट हो जाएगा। फिर उसने कराक से कहा, शील्ड उठाओ और कैल्टस बोलो। कराक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए वैसा ही किया। अगले ही पल वो हैरान रह गया। 4 धातु के टुकड़े अचानक उसकी तरफ उड़कर आए। कराक घबरा गया, लेकिन अगले ही सेकंड वे चारों मेटल पार्ट्स उसकी शील्ड के चारों तरफ जाकर अपने आप जुड़ गए। शुत्रा के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह। अब कराक की शील्ड पहले से कहीं बड़ी हो चुकी थी। दोनों तरफ मोटी मेटल प्लेट्स लॉक हो चुकी थीं। कराक खुशी से चिल्ला उठा, ये तो कमाल है। अमीडा ने समझाया, इसमें सिर्फ मैजिक रिफ्लेक्शन ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी फिजिकल डिफेंस भी काफी बढ़ गई है। अब लड़ाई पहले से कहीं आसान होगी। यह सुनकर शुत्रा ने तुरंत अपने इक्विपमेंट के बारे में पूछा। अमीडा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा भी तैयार हो चुका है। यह सुनकर शुत्रा सचमुच खुश हो गया। अमीडा ने कहा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, देखकर खुश हो जाओगे। उसने ये भी बताया कि यह शील्ड पुराने व्हाइट सूरी से पूरी तरह अलग होगी। अगले दिन फेलिशिया ने शुत्रा को याद दिलाया, आज के दिन के मेन कैरेक्टर तुम हो। उसने समझाया कि ये टी पार्टी सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं थी, असल में ये तय करने की प्रक्रिया थी कि कौन उनके पक्ष में खड़ा है। इसलिए वो चाहती थी कि शुत्रा सबके सामने साफ दिखाए कि वही उनके फैक्शन का लीडर है। उसे अपने फैक्शन के लोगों से सीधे बात करके उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाने थे, और उन लोगों पर भी गहरी छाप छोड़नी थी जो पहले फेलिशिया और क्रिस के समर्थक थे। करीब 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय तक टी पार्टी चली, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए। आखिरकार ईविन के लिए रवाना होने का दिन भी आ गया। सिल्वेन ने सबसे पहले अपनी नई तलवार को टेस्ट किया। उसे देखते ही वो उत्साहित होकर बोला, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तलवार है। उसने अमीडा का दिल से धन्यवाद किया और वादा किया कि वो इसका सही इस्तेमाल करेगा। अमीडा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जितने दिखते हो उससे ज्यादा काम के निकले। कम से कम इसकी असली कीमत तो पहचान ली। फिर उसे याद आया कि शुत्रा अब ईविन के लिए निकलने वाला है। उसने शुत्रा से पूछा, क्या तुम आधा दिन और रुक सकते हो? अर्थक्वेकर की एडजस्टमेंट्स अभी पूरी नहीं हुई हैं। शुत्रा ने जवाब दिया, हाँ रुक सकते हैं। फिर उसने आराम से कहा, वैसे भी अमीडा अब हमारे साथ ही चलेगा। अमीडा ने बिना ज्यादा सोचे बस इतना कहा, ठीक है, आधा दिन इंतजार कर लूंगा।
लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि शुत्रा ने अभी क्या कहा था। सच्चाई बिजली की तरह उसके दिमाग में गिरी। शुत्रा ने कहा, लास्ट फ्लेम पहले ही इसकी इजाजत दे चुकी है, अगर यकीन नहीं है तो जाकर खुद उससे पूछ लेना। अमीडा के पास जवाब ही नहीं बचा, वो बस झुंझला कर रह गया। आखिरकार रवाना होने का समय आ गया। सभी लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल पर खड़े हो गए। क्रिस ने फेलिशिया और कैटलिन की जिम्मेदारी शुत्रा को सौंप दी। दूसरी तरफ सिल्वेन भी उन्हें विदा करने आया था, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा सा बैनर था जिस पर लिखा था, आई लव यू फेलिशिया। शुत्रा ने उसे कहा कि चिंता मत करो। उधर अमीडा अब भी बड़बड़ा रहा था। वो बार बार कह रहा था, लास्ट फ्लेम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। शुत्रा मुस्कुराते हुए बोला, काफी समय हो गया टेलीपोर्टेशन सर्कल इस्तेमाल किए हुए, लेकिन अमीडा अब भी जाने के मूड में नहीं था। अचानक एक तेज रोशनी की किरण ऊपर छत तक जा पहुंची और अगले ही पल सभी लोग इवियान की ओर टेलीपोर्ट हो गए। शुत्रा मन ही मन आगे होने वाली घटनाओं को लेकर उत्साहित था। टेलीपोर्ट होते समय भी उसका दिमाग लगातार ग्रैंड लाइब्रेरी में मिली जानकारी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि क्या एल्डर ड्रैगन्स ही ऐसे इकलौते सुराग हैं जिनकी मदद से रूथलेस तालिया तक पहुंचा जा सकता है। शुत्रा ने मन ही मन सोचा कि भले ही उसे ग्रैंड लाइब्रेरी में बहुत कम समय मिला था, लेकिन वो समय बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। इतने कम समय में भी उसे एल्डर ड्रैगन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें मिल गई थीं। उन्हीं किताबों से उसे पता चला कि करीब 1000 साल पहले सभी एल्डर ड्रैगन्स दुनिया की नजरों से गायब हो गए थे। हालांकि एक अपवाद था, क्वान, जिसका मुख्य क्षेत्र ह्यूमन वर्ल्ड था। पिछले 1000 सालों में उसने कई बार खुद को इंसानों की दुनिया में दिखाया था, लेकिन बाकी 5 एल्डर ड्रैगन्स पूरे 1000 साल से कहीं दिखाई ही नहीं दिए। उसी समय एंकल की हत्या हुई थी और केलाइन का डंजन भी पूरी तरह नष्ट हो गया था। इन सारी बातों को जोड़कर शुत्रा के मन में एक शक पैदा हुआ। शायद करीब 1000 साल पहले कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, ऐसा युद्ध जिसका इतिहास में कभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। शायद वो लड़ाई अपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन, उन्हें चुनने वाले 4 रहस्यमयी अस्तित्व और एल्डर ड्रैगन्स के बीच हुई थी। फिर शुत्रा के मन में एक और सवाल आया, उस समय लैच क्या कर रहा होगा? लैच, जो नाइट सागा का दूसरा मुख्य नायक था, यानी ह्यूमन वर्ल्ड आर्क का हीरो, वही इंसान जिसने मानव दुनिया पर हमला करने आई डीमन किंग की सेना को पूरी तरह कुचल दिया था, और उसके बाद उसी ने पलटकर डीमन वर्ल्ड पर हमला किया और आखिरकार डीमन किंग को भी हरा दिया। शुत्रा याद करने लगा कि आखिर लैच ने पहली बार होली स्वॉर्ड कब निकाली थी। इसी सोच में डूबा हुआ वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही टेलीपोर्टेशन खत्म हुई, वो सीधा धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, शायद काफी समय बाद टेलीपोर्टेशन सर्कल इस्तेमाल किया है, इसलिए ऐसी लैंडिंग हुई। तभी करायक ने उसे डांटते हुए कहा, कब तक ऐसे बैठे रहोगे? फिर वो जोर से चिल्लाया, होश में आओ, तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। शुत्रा हैरान रह गया, उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। तब करायक ने बताया, हम पर एम्बुश हुआ है। चारों तरफ से दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फेलिशिया ने तुरंत रॉर का इस्तेमाल करके अपनी मैजिक इकट्ठा की। अगले ही पल उसने हवा का एक जबरदस्त विस्फोट छोड़ दिया। तेज धमाके के साथ कई दुश्मन हवा में उछलकर दूर जा गिरे, लेकिन जो अभी भी खड़े थे वे बिना रोके उनकी तरफ दौड़ पड़े और देखते ही देखते पूरी टीम लड़ाई में उतर गई। ग्रीन विंड ने शुत्रा से कहा, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शुत्रा अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहां हो क्या रहा है। उधर दुश्मन सेना का कमांडर जोर से चिल्लाया, उन्हें सांस लेने का भी मौका मत दो, लगातार दबाव बनाए रखो। उस कमांडर को देखते ही शुत्रा उसे पहचान गया, वो था मैड डॉग जिक्स। अब शुत्रा को पूरी स्थिति समझ आ गई। उसने मन ही मन कहा, तो आखिर उस कमीने ने अपनी चाल चल ही दी। शुत्रा ने तुरंत ग्रीनविंड को आदेश दिया, पहले इन छोटे मोटे दुश्मनों को संभालो। फिर उसकी नजर अपनी नई शील्ड पर गई, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अमीरा ने व्हाइट शुरी में आखिर क्या बदलाव किए हैं। उसने व्हाइट शुरी को पूरी ताकत से फेंक दिया। शील्ड तेज रोशनी से चमक उठी और अचानक उसका सामने वाला धातु का हिस्सा मुख्य शील्ड से अलग हो गया। वो घूमता हुआ आगे बढ़ा और रास्ते में आने वाले कई दुश्मनों को एक साथ काटता चला गया। बैटलफील्ड पर मची तबाही देखकर मैड डॉग जिग्स भी चौंक गया। डैफ्नी ने प्रभावित होकर कहा, कमाल है। अमीडा गर्व से बोला, मेरे लिए ऐसा गिमिक जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अब व्हाइट शूरी के दोनों हिस्से अलग अलग घूमते हुए पूरे मैदान में दुश्मनों को लगातार चीरते जा रहे थे। अमीडा ने दोनों शील्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनका नाम है व्हाइट शूरी और ब्लैक शूरी। अपनी बनाई हुई चीज पर उसे साफ गर्व था। उधर ग्रीनविंड भी गर्व से बोली, अब मैं अपने मास्टर की पहले से 2 गुनी अच्छी तरह रक्षा कर सकती हूँ। शुत्रा ये देखकर काफी प्रभावित हुआ। उसने पूछा,
क्या तुम दोनों शील्ड्स को एक साथ कंट्रोल कर सकती हो? ग्रीनविंड ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, बिल्कुल कर सकती हूं और करके दिखाऊंगी। तभी मैड डॉग जिक्स ने अपना निशाना सीधे शुत्रा पर साध लिया। वो गुस्से से चिल्लाया, ए बदमाशों, अब मैं खुद तुम सबको मारूंगा। शुत्रा एक कदम पीछे हट गया और शांत आवाज में बोला, इतना आसान नहीं होगा। उसी पल व्हाइट सूरी और ब्लैक सूरी चुपके से मैड डॉग जिक्स के पीछे पहुंच गए और उसके हाथों और पैरों पर वार कर दिया। लेकिन वो बस एक छोटी सी चाल थी, उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैड डॉग जिक्स ने तुरंत ड्रैकोनियन ड्रैगन फाइटिंग आर्ट्स एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल दोनों शील्ड्स उसके शरीर से टकराकर वापस उछल गई। पलक झपकते ही वो शुत्रा के सामने पहुंच गया और उसने जोरदार मुक्का मारा। शुत्रा हवा में उछलता हुआ दूर पहाड़ की चट्टान से जा टकराया। ग्रीनविंड घबरा गई। उधर मैड डॉग जिक्स अपने उस परफेक्ट हिट से बेहद खुश था। लेकिन तभी शुत्रा मलबे के बीच से बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। उसने मैड डॉग जिक्स की तरफ देखकर कहा, धन्यवाद। मैड डॉग जिक्स पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो उसका शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है। लेकिन सच ये था कि अभी अभी शुत्रा ने उससे एक नई चीज सीख ली थी। उसे ड्रैगन फाइटिंग आर्ट्स मिल चुकी थी। मैड डॉग जिक्स हैरानी से चिल्लाया, ये तुमने इसे सीखा कैसे? शुत्रा मुस्कुराया और बोला, आओ देखते हैं तुम्हारे पास और कौन कौन से ट्रिक्स हैं। मैड डॉग जिक्स ने जब शुत्रा की आंखों में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे साफ महसूस हुआ कि ये आंखें किसी आम इंसान की नहीं थी। उसने तुरंत समझ लिया कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। भागने से पहले उसने जमीन पर जोरदार मुक्का मारा। शुत्रा ने देखा कि वहां से जहरीली धुंध फैलने लगी। मैड डॉग जिक्स हंसते हुए बोला, ये धुंध एवियन के आसपास मिलने वाले सबसे खतरनाक जहरीले कीड़ों का जहर इकट्ठा करके बनाई गई है। बस एक बार इसे सांस के साथ अंदर ले, फिर दर्द से तड़पते रहोगे। लेकिन उसी पल इम्यूनिटी 200 पॉइजन्स लेवल 1 अपने आप एक्टिवेट हो गई और शुत्रा बिना रुके सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा ताकि उसे पकड़ सके। इतने दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली जहर का सामना करने की वजह से उसकी क्षमता फिर से विकसित हो गई। उसकी 100 पॉइजन्स इम्यूनिटी बढ़कर अब 1000 पॉइजन्स इम्यूनिटी बन गई। यानी अब उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मैड डॉग जिक्स अवाक रह गया। एक ही लड़ाई में शुत्रा ने ड्रैगन फाइटिंग आर्ट्स भी हासिल कर ली और 1000 पॉइजन्स इम्यूनिटी भी। अपनी इस नई ताकत से शुत्रा मन ही मन बेहद खुश था। शुत्रा हल्का सा मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा है। फिर उसने अपना मुक्का कस कर तैयार किया। ये मैड डॉग जिक्स के लिए उसका इनाम होने वाला था। उसने तय कर लिया था कि इस लड़ाई का अंत सिर्फ एक ही वार में करेगा। अगले ही पल शुत्रा पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा। उसका पूरा शरीर हरी आभा यानी ग्रीन ऑरा से घिर गया। फिर उसने पूरी ताकत के साथ उस नीली चमड़ी वाले दुश्मन पर मुक्का जड़ दिया। उस वार का असर मैड डॉग जिक्स के पूरे शरीर में फैल गया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और अगले ही पल वो जमीन पर जोर से आ गिरा। जमीन हिल गई और चारों तरफ मलबा उड़ गया। ये देखकर उसके सभी आदमी घबरा गए। शुत्रा जानता था कि नाइट सागा में ये एक मैंडेटरी इवेंट था, एवियन रेड, और क्योंकि इस मिशन में मैड डॉग जिक्स खुद आया था, इसका मतलब साफ था, जनरल रिचर्ड ने आखिरकार अपनी चाल चल दी थी। उधर दुश्मन सेना में अफरा तफरी मच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, कैप्टन, कैप्टन मारे गए। इतना सुनते ही दुश्मन सैनिक जान बचाकर भागने लगे। फेलिशिया ने हैरानी से शुत्रा की तरफ देखा और पूछा, अचानक सब भाग क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या? शुत्रा ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद उन्हें समझ आ गया कि लड़ाई जारी रखकर भी उनके जीतने का कोई मौका नहीं है। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। जैसी उम्मीद थी, राजघराने के लोग सचमुच कमाल के हैं। एक बूढ़ा आदमी चट्टान के पीछे से बाहर आया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वो बार बार इस बात की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने इतने बदनाम मैड डॉग जिक्स को कितनी आसानी से हरा दिया। फेलिशिया ने उससे पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसने बताया, मुझे राजकुमार और राजकुमारियों का गाइड बनाकर भेजा गया है। फिर उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहा, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनते ही शुत्रा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर ये गाइड हैं तो इसे इस इलाके की पूरी जानकारी होगी। गाइड ने भी सिर हिलाकर इसकी पुष्टि कर दी। फिर उसने पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना है? शुत्रा मुस्कुराया और तुरंत सवाल दाग दिया, मैड डॉग जिक्स पर कितना बाउंटी था? बूढ़ा थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, काफी बड़ा इनाम था। फिर उसने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन राजकुमार, आप ऐसी चीजों का हिसाब क्यों लगते हैं?
शुत्रा हंसते हुए बोला, मैं जितना दिखता हूं उससे कहीं ज्यादा फ्रूगल हूं, और वैसे भी जितने ज्यादा पैसे मिले उतना ही अच्छा है। आखिर जिग्स पर रखा गया बाउंटी कोई छोटा मोटा इनाम नहीं था। उसी दिन बाद में जनरल रिचर्ड को खबर मिली कि मैड डॉग जिग्स मारा जा चुका है। उसने बिना ज्यादा हैरानी दिखाए बस इतना कहा, जैसा मैंने सोचा था, नौवा राजकुमार हमारी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जनरल ने के बटलर से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि मैड डॉग जिग्स का यही अंजाम होने वाला है? जनरल ने शांत स्वर में जवाब दिया, वहां सिर्फ छठी राजकुमारी फेलिशिया ही नहीं थी, 8वीं राजकुमारी कैटलिन भी उसके साथ थी। फिर उसने कहा, अगर मेरा सच में उन्हें खत्म करने का इरादा होता तो मैं जिग्स से कहीं ज्यादा ताकतवर इंसान को भेजता। कुछ पल सोचने के बाद जनरल ने अपने बटलर को तैयारी करने का आदेश दिया। कल हम नॉर्दर्न फ्रंट लौट रहे हैं। उसने कहा कि उसे 9वें राजकुमार शुत्रा को लेकर बहुत बुरा एहसास हो रहा था, और आज की घटना ने उसके उस शक को सच साबित कर दिया। अब वो जानना चाहता था कि एवियन पहुंचने के बाद शुत्रा आखिर कितना ताकतवर हो चुका था। डेमन किंग के कैसल की नजर में एवियन हमेशा से गले की हड्डी बना हुआ था, ऐसा कांटा जिसे वे चाहकर भी निकाल नहीं सकते थे। एवियन डेमन वर्ल्ड के बॉर्डर पर मौजूद इलाकों में से एक था, जो पूर्वी सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित था। उसकी सीमा के पार बारबेरियन ट्राइब्स रहते थे, जिन्होंने डेमन किंग के कैसल के सामने झुकने की बजाय आजाद रहना चुना था। इसी वजह से मैड डॉग जिग्स जैसे कानून विहीन बदमाश पूरे इलाके में खुलेआम घूमते थे, जिससे वहां किसी तरह का कानून या व्यवस्था नाम की चीज लगभग मौजूद ही नहीं थी। लेकिन फिर भी डेमन किंग का कैसल उस जगह को छोड़ भी नहीं सकता था। वो ऐसी जगह थी जिसे वे ना पूरी तरह अपना बना सकते थे और ना ही पूरी तरह छोड़ सकते थे। उनकी मंजिल एवियन फोर्ट्रेस तक पहुंचने के 2 रास्ते थे। पहला रास्ता टॉकर होकर जाता था, जबकि दूसरा सीधा एवियन की ओर जाता था। लेकिन शुत्रा के हिसाब से टॉकर होकर जाना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए उसने फेलिशिया से कहा कि अगर वे डंजन से मिले खजाने बेचकर उनका फायदा उठाना चाहते हैं तो रास्ते में कुछ जरूरी सप्लाईज भी लेनी पड़ेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे बेचारे कराक को ढो रहे इस घोड़े के लिए एक शाउट आउट तो बनता है। हिम्मत मत हारना घोड़े। ये सुनकर फेलिशिया शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगी। वो उसे छेड़ते हुए बोली, तो टॉकर जाने की बस यही वजह है? शुत्रा उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। उसे इस तरह घबराया देखकर फेलिशिया ने और भी छेड़ते हुए पूछा, या फिर वहां जाने की कोई और वजह भी है? शुत्रा तुरंत घबरा गया और जल्दी जल्दी सफाई देने लगा, नहीं, ऐसी कोई अजीब या गलत बात नहीं है। फेलिशिया हल्का सा हंस पड़ी। उसने कहा कि वो तो बस मजाक कर रही थी और शुत्रा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने बताया कि उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि सबका रॉन्डेवो पॉइंट यानी मिलने की जगह टॉकर ही होगी। शुत्रा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, रॉन्डेवो पॉइंट से तुम्हारा क्या मतलब है? तब फेलिशिया ने बताया कि कैटलिन और पूरा लायनथ्रोप ग्रुप भी टॉकर आने वाला है। कैटलिन ने सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। उसने समझाया कि क्योंकि ये एक मिलिट्री मिशन है, इसलिए उनके साथ सपोर्ट ट्रूप्स भी होने चाहिए। इसके अलावा टॉकर के पास एक काफी बड़ा टेलीपोर्टेशन सर्कल भी है, जिससे वहां पहुंचना आसान रहेगा। ये सुनते ही शुत्रा ने राहत की सांस ली। फिर कैटलिन बोली, मुझे टॉकर आए हुए काफी समय हो गया है। पता नहीं वहां का ऑक्शन हाउस अभी भी पहले जैसा है या नहीं। उसी रात वे लोग टाकर पहुंच गए। रात की रोशनी में पूरा शहर जिंदगी से भरा हुआ था। कहीं लोग खुलकर मौज मस्ती कर रहे थे, तो कहीं सड़क के बीचों बीच लोग एक दूसरे से जमकर मुक्केबाजी कर रहे थे। ये देखकर कराक थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, जैसा मैंने सुना था, ये शहर सच में हर मायने में अलग ही है। शुत्रा भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत था। फेलिशिया ने सबको सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने कहा कि यहां हर तरह के लोग आते हैं, इसलिए जरा सी लापरवाही भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। कुछ देर बाद वे उस बिल्डिंग में पहुंचे जहां उन्हें ठहरना था। फेलिशिया ने कहा, जब तक ऑक्शन शुरू नहीं होता तब तक हम सब अपना अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हैं। शुत्रा ने कहा कि यह अच्छा आइडिया है। उसने फेलिशिया को बताया कि वो कराक के साथ थोड़ा बाहर घूम कर आता है। फेलिशिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, एंजॉय करना। बस इतना सुनते ही शुत्रा तुरंत वहां से निकल गया। उसे इतनी जल्दी जाते देखकर फेलिशिया समझ गई कि वो इस जगह को लेकर कितना एक्साइटेड था। शुत्रा के जाते ही कैटलिन ने फेलिशिया से पूछा, वैसे शुत्रा आखिर यहां आना क्यों चाहता था? फेलिशिया के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। उसने बस अंदाजा लगाते हुए कहा कि शायद लड़कियों की वजह से। ये सुनकर कैटलिन पूरी तरह हैरान रह गई। उधर टाकर के स्लेव मार्केट में शुत्रा एक गार्ड के पास गया और उससे नियात्रा के बारे में पूछा। गार्ड ने साफ जवाब दिया, यहां नियात्रा नाम की कोई स्लेव नहीं है।
ये सुनकर कराक ने लंबी सांस छोड़ी। उसने शुत्रा से पूछा, तुझे पूरा यकीन है कि यहां नियात्रा नाम की कोई लड़की है? ऐसा लग रहा है कि हम लगभग पूरी जगह छान चुके हैं। लेकिन शुत्रा ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा इंतजार करो। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि शायद सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था। उसे नाइट सागा की कहानी याद आई, जहां जैफर की मुलाकात नियात्रा से 1 साल बाद होने वाली थी। शुत्रा मन ही मन सोचने लगा, क्या इसका मतलब है कि अभी नियात्रा को ढूंढा ही नहीं जा सकता? उसने हल्की सी सांस भरी और वापस लौटने का फैसला किया। कराक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते उसने अचानक पूछा, वैसे उस सक्यूबस नियात्रा के बाल गुलाबी है ना? शुत्रा ने तुरंत कहा, हाँ। फिर कराक ने पूछा, और उसके सींग काले रंग के हैं? शुत्रा थोड़ा हैरान हुआ, हाँ, लेकिन तू अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है? कराक ने जवाब दिया, क्योंकि अभी अभी मैंने बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक लड़की को देखा है। इतना कहकर उसने पास खड़े लोगों के एक ग्रुप की तरफ इशारा किया। शुत्रा ने जैसे ही उधर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सचमुच नियात्रा थी। उसने देखा कि नियात्रा वहां से जा रही है। शुत्रा बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ा। जल्दी के चक्कर में उसने रास्ते में एक आदमी को गलती से धक्का भी दे दिया। वो जोर से चिल्लाया, रुको! लेकिन जब तक वो एक संकरी गली तक पहुंचा, नियात्रा अचानक गायब हो चुकी थी। शुत्रा पूरी तरह उलझ गया। उसे पूरा यकीन था कि वो इसी तरफ आई थी। उसने तुरंत ग्रीन विंड से कहा, अभी जो लड़की हमने देखी थी उसे ढूंढो। ग्रीन विंड को समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश शुरू कर दी। उधर शुत्रा चारों तरफ नजरें दौड़ाता रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि नियात्रा अचानक कहां गायब हो गई। तभी कराक ने उसे आवाज लगाई। उसने कहा, एक अजीब बात पता चली है। फिर उसने बताया, जिस स्लेव ट्रेडर से हमने बात की थी, उसने कहा कि वो लड़की खुद भी स्लेव्स खरीदने आई थी। ये सुनकर शुत्रा पूरी तरह चौंक गया। उसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी उसे अचानक एक बात समझ आई। इस समय नियात्रा खुद स्लेव नहीं थी। एक छत के ऊपर से कोई उन दोनों को देख रहा था। वो और कोई नहीं, नियात्रा ही थी। अचानक शुत्रा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तुरंत मुड़ा और सोचने लगा कि आखिर नियात्रा के साथ हुआ क्या था। उसने छत की तरफ देखा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। शुत्रा के मन में एक नया सवाल उठ चुका था। आखिर सिर्फ 1 साल के अंदर नियात्रा स्लेव कैसे बन गई? उधर अपने ठहरने की जगह पर लौटने के बाद कैटलिन ने कराक से पूछा, क्या बाहर शुत्रा के साथ कुछ हुआ था? वापस आने के बाद से उसने एक शब्द तक नहीं बोला, लेकिन कराक के पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तब कैटलिन खुद शुत्रा के पास आई और बोली, अगर तुम थक गए हो तो हम ऑक्शन हाउस कल भी जा सकते हैं। लेकिन शुत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पता नहीं दोबारा यहां आने का मौका कब मिले। कैटलिन ने चिंता भरी आवाज में कहा, बस खुद पर ज्यादा जोर मत डालना। अगर ज्यादा थक जाओ तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। शुत्रा बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अमीदा ने उसे रोक लिया। उसने कहा, पहले अपना गॉन्टलेट चेक करके दे। अमीदा ने शुत्रा से कहा कि गॉन्टलेट की ट्यूनिंग पूरी हो चुकी है। अब उसे इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगा। ये सुनकर शुत्रा ने अमीदा का धन्यवाद किया। उसी समय फेलिसिया ने सबको आवाज लगाई। उसने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। कराक ने जवाब दिया, हम सीधे ऑक्शन हाउस में मिलते हैं। कुछ देर बाद वे सभी ऑक्शन हाउस पहुंच गए। अंदर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। तभी कराक की नजर कीटलिन की नई ड्रेस पर पड़ी। कीटलिन मुस्कुराते हुए बोली, पहले मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती थी क्योंकि क्रिस इसकी इजाजत नहीं देता था। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ मैं कैसी लग रही हूं? कराक ने हंसते हुए कहा, 7वें राजकुमार को देखकर तो नहीं लगता था कि वो इतने कंजर्वेटिव होंगे। कीटलिन ने तुरंत उसकी बात काट दी। वो कंजर्वेटिव नहीं है, बस एक ऐसे बड़े भाई हैं जो किसी बूढ़े आदमी की तरह सोचते हैं। उधर शुत्रा की हालत बिल्कुल अलग थी। वो इतनी बेचैनी में था कि बार बार अपने नाखून चबा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे किसी भी हाल में यहां से निकलने से पहले नियात्रा को ढूंढना था। लेकिन समस्या ये थी कि अब घटनाएं वैसी नहीं रहीं जैसी उसे नाइट सागा से याद थीं। सब कुछ बदल चुका था और अब उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो नियात्रा को दोबारा कैसे ढूंढे। शुत्रा को इतनी गहरी सोच में डूबा देखकर फेलिसिया उसके थोड़ा पास आई। उसने पूछा, इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? शुत्रा ने टालते हुए कहा, कुछ नहीं। लेकिन फेलिसिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है कि कुछ तो बात है। तभी ऑक्शन होस्ट सबके सामने आया। उसने सभी का इंतजार करने के लिए धन्यवाद दिया और आधिकारिक तौर पर ऑक्शन शुरू होने का ऐलान कर दिया। उसी दौरान जब फेलिसिया शुत्रा की बोटाई ठीक करने में उसकी मदद कर रही थी, तभी अचानक शुत्रा की नजर भीड़ के दूसरी तरफ पड़ी। वहां नियात्रा खड़ी थी। उसे देखते ही शुत्रा बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा।
भागते भागते उसने फेलिसिया से सिर्फ इतना कहा, मैं अभी आता हूं, बस वॉशरूम होकर। फेलिसिया पूरी तरह उलझ गई। ऑक्शन तो अभी अभी शुरू हुआ था, फिर उसे अभी वॉशरूम जाने की क्या जरूरत पड़ गई। उधर दौड़ते हुए शुत्रा के दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। न्यात्रा यहां क्यों आई है? क्या वो भी ऑक्शन में हिस्सा लेने आई है? उसका दिमाग एक के बाद एक बुरे ख्याल सोचने लगा। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगा, लेकिन उसी पल उसके पास अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा ऑक्शन हाउस अफरा तफरी में बदल गया। हर तरफ लोग घबराकर भागने लगे। ये सब देखकर शुत्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उधर ऑक्शन होस्ट लोगों को शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, कृपया कोई अपनी जगह से मत हिलिए, मैं जाकर देखता हूं कि हुआ क्या है। लेकिन तभी जिस आदमी को शुत्रा ने अभी देखा था, उसने सीधे ऑक्शन होस्ट को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ऑक्शन होस्ट जमीन पर गिरते ही वहीं मर गया। उसे मारने वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारी मर्चेंटाइज पर हाथ डालें। फिर उसने ऐलान कर दिया, अब से इस पूरे ऑक्शन हाउस पर हमारा कब्जा होगा। इतना कहते ही उसके कई साथी अंदर घुस आए। उन्होंने वहां मौजूद मेहमानों पर बिना किसी रहम के हमला करना शुरू कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक महिला डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगी। हमलावर उसके पास पहुंचा और उसे पकड़ते हुए मुस्कुराया, लेकिन तभी धड़ाम, शुत्रा था। उसने बीच में आकर उस महिला की जान बचा ली। फिर उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी। वो था कराटस, बारबेरियन किंग का छोटा भाई। उसे देखकर शुत्रा के मन में सवाल उठा, ये यहां क्या कर रहा है? उधर पूरा ऑक्शन हाउस अफरा तफरी में बदल चुका था। कराक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी फेलिशिया की नजर चारों तरफ घूमी। उसे एहसास हुआ कि शुत्रा अभी तक वापस नहीं आया था। कराक ने कहा, वो अभी तक लौटा नहीं है, हमें जाकर उसे ढूंढना होगा। फेलिशिया ने परेशान होकर बड़बड़ाया, और यही समय मिला था उसे कहीं जाने का। लेकिन नीचे हालात हर पल और भी भयानक होते जा रहे थे। हमलावर अंदर घुसते ही चीख रहे थे, सबको मार डालो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये देखकर फेलिशिया ने तुरंत फैसला लिया। उसने कराक से कहा, तुम अकेले जाकर शुत्रा को ढूंढो, फिलहाल यहां का मामला मुझे संभालना होगा। उधर एक शांत गलियारे में कराटस किसी चीज की तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद वो एक कांच के शोकेस के सामने रुक गया। उसके अंदर रखा हुआ था हेवनली ड्रैगन किंग का गोल्डन हेलमेट। यही उसका असली निशाना था। लेकिन तभी वहां एक महिला आ पहुंची। कराटस ने मुड़कर देखा कि आखिर वो कौन है। वो थी न्यात्रा। हालांकि उसने अपना चेहरा मास्क से छिपा रखा था। कराटस को देखते ही वो तुरंत भागने लगी, लेकिन कराटस ने पूरा का पूरा कांच का शोकेस उठाकर उसके रास्ते में फेंक दिया। फिर वो बिजली की रफ्तार से उसके करीब पहुंच गया। उसने चेतावनी दी, अगर भागना चाहती हो तो अभी जो चीज चुराई है उसे नीचे रख दो। इतना कहकर उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन न्यात्रा ने हवा में शानदार सोमरसॉल्ट लगाया और उसकी पकड़ से निकल गई। उसे देखकर कराटस गुस्से से गाली देते हुए चिल्लाया। फिर उसने पास खड़ा एक विशाल खंबा ही उखाड़ लिया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। न्यात्रा ने फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और बाल बाल बच गई। वो लगातार भागती रही। कुराटस उसके पीछे जो भी चीज हाथ लग रही थी उठाकर उसकी तरफ फेंकता जा रहा था। तभी अचानक एक तलवार हवा को चीरती हुई उसकी तरफ आई। उस तलवार ने न्यात्रा के शरीर के किनारे को चीर दिया। उसके साथ ही उसकी कमर पर बंधी पाउच भी फट गई। उसके अंदर रखे सारे खजाने जमीन पर बिखर गए। बस एक पल के लिए उसका ध्यान उन खजानों की तरफ चला गया और कुराटस ने उसी मौके का फायदा उठाकर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो अब भागकर दिखाओ। उसने उसकी तुलना एक फिसलन वाली मछली यानी स्लिपरी लोच से की। न्यात्रा ने उसकी तरफ आते मुक्के का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शुत्रा एक हाथ से पैरेटस का मुक्का रोककर उसके सामने खड़ा था। शुत्रा हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है हमारी फिर से मुलाकात हो गई। न्यात्रा हैरान रह गई। पैरेटस चिढ़ गया और गुस्से में चिल्लाया, तू है कौन? उसने तुरंत शुत्रा पर मुक्का चलाया। शुत्रा ने बिना समय गवाए अपनी दोनों शील्ड्स निकाल ली और व्हाइट सूरी को फेंक दिया। दोनों शील्ड्स लगातार पैरेटस पर टूट पड़ी। वे बार बार उसे जोरदार टक्कर मारते रहे। लगातार हो रहे हमलों की वजह से पैरेटस अपना बचाव तक नहीं कर पा रहा था और दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। इसी बीच शुत्रा ने न्यात्रा की तरफ देखकर पूछा, तुम ठीक हो? न्यात्रा ने उलझन में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? शुत्रा ने जवाब दिया,
सब कुछ बाद में समझाऊंगा, फिलहाल पहले इस मसल हेड से निपटना जरूरी है। इसके बाद शुत्रा ने किंग्स नाइट समन इस्तेमाल किया। अगले ही पल काराक वहां प्रकट हो गया। काराक अचानक वहां आकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन शुत्रा के पास समझाने का समय नहीं था। उसने तुरंत आदेश दिया, काराक, नायात्रा को अभी इसी वक्त यहां से बाहर ले जाओ। काराक ने पूछा, और तू क्या करेगा? शुत्रा बोला, मेरा यहां अभी एक काम बाकी है। फिर उसने दोबारा पैरेटिस की तरफ अपना ध्यान कर लिया। काराक तुरंत उसकी मंशा समझ गया। उसने नायात्रा को अपने कंधे पर उठा लिया और बोला, मैं इसे लेकर निकलता हूं, तू अपना काम खत्म करके हमारे पीछे आ जाना। लेकिन नायात्रा ने जोरदार विरोध किया। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ो, मुझे नीचे उतारो। उधर शुत्रा ने राहत की सांस ली। कम से कम अब नायात्रा सुरक्षित थी। तभी उसकी नजर एक परिचित हेलमेट पर पड़ी। वो उसे देखते ही पहचान गया कि आखिर वो क्या था। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। व्हाइट सूरी वापस उड़कर शुत्रा के हाथ में आ गई। पराटस गुस्से से तमतमाया हुआ बाहर निकला। उसे लगा कि शुत्रा उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन इस बार उसका शरीर पहले से भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था। शुत्रा ने तुरंत पहचान लिया, ये था बर्बेरियंस का बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्पेशल मार्शल टेक्निक, यानी बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट। पराटस ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, चल अब जो करना है करके देख। फिर डरावनी मुस्कान के साथ उसने धमकी दी, आज मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ काराक लगातार नयात्रा को उठाकर भाग रहा था। नयात्रा छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी और बार बार चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो। लेकिन काराक बिना रुके दौड़ता रहा। उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, लेकिन मैंने प्रिंस से वादा किया है। तभी अचानक उनके सामने दुश्मनों का एक झुंड आकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया।